हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी सर्कल ऑफ केमिस्ट्री हजारीबाग में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक टॉपिक लेकर के हम आए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, VVI। ये फिगर को बस समझना है, उसके बाद प्रश्न कैसा पूछता है उसको देखना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्पेक्ट्रम क्या है। कहता है जब हम एक व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करते हैं तो वह अलग अलग कलर में, अलग अलग रंगों में, यानी 7 रंगों में बढ़ता है ये प्रिज्म, तो उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। हम लोग को पढ़ना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या है, एक हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं, ये सेटअप है। ये ट्यूब में हम लोग, डिस्चार्ज ट्यूब में हम लोग हाइड्रोजन गैस को भर देते हैं। उसके बाद हम लोग इसमें लेते हैं स्लीट, प्रिज्म है, यहाँ मेरा फिल्म यानी स्क्रीन, और उसके पीछे मेरा लगा हुआ एक लाइन स्पेक्ट्रम जिसको रिकॉर्डिंग करता है। ये रिकॉर्ड करता है। क्या रिकॉर्ड करेगा? क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में जब ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का एक्सपेरिमेंट शुरू हो जाता है तो बहुत सारे लाइंस बनते हैं इसमें, ठीक है। कुछ लाइंस ब्राइट होते हैं, कुछ लाइंस डार्क होते हैं। तो जो लाइंस बनते हैं ये रिकॉर्डर है। स्पेक्ट्रम जिसका नाम है लाइन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम इज आल्सो नोन एज एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो एक लाइन स्पेक्ट्रम को यहां रख दिया, ये रिकॉर्ड करेगा, ये किसमें कितने लाइंस बनेंगे इसका रिकॉर्डिंग होगा। तो उसी को हम देखेंगे। क्या एक्सपेरिमेंट है ये? तुम्हारा जो डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस भरा, हाइड्रोजन गैस क्या हुआ, डिसोसिएट कर गया, टूट गया, और टूट करके क्या किया, यहाँ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यहां से निकाल रहा है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एक स्लिट से पास करा रहे हैं। जब स्लिट से पास करेगा, यहाँ हम लोग का प्रिज्म रखा हुआ है, और ये प्रिज्म से इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब पास करेगा तो यहाँ पर ये अलग अलग, जैसे ही पास करेगा अलग अलग फ्रीक्वेंसी में ये तुम्हारा बन गया फिल्म है। उसके पीछे ये पर्दा है, इसी के स्क्रीन पर हमको दिखाई पड़ रहा है कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी में ये बट गया। अब इसके पीछे रखा हुआ लाइन स्पेक्ट्रम। तो लाइन स्पेक्ट्रम जो एक्सपेरिमेंट पूरा हुआ तो लाइन स्पेक्ट्रम को देखा गया कि भाई इसमें रिकॉर्ड क्या क्या हुआ है। तो इसके अंदर देखा गया कि बहुत सारे लाइंस बनते हैं, और वो लाइंस, कुछ लाइंस ब्राइट हैं, कुछ लाइंस डार्क हैं। उसको रीड किया गया। जब रीड किया गया तो बहुत सारे लाइंस बने, उस नाम रखा गया उस सारे लाइंस का। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है हमने कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, यानी एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ लाइंस। कहता है कि जो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है वो बहुत सारे लाइंस को रखता है, विच कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 सीरीज। उस लाइन को क्या किया गया कि 5 सीरीज में बांट दिया। 5 साइंटिस्ट लोग ने इसको देखा तो क्या क्या है, तो देखा गया कि लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पफंड सीरीज। लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पफंड। अब देखा गया कि ये भाई ये सीरीज जो है किस जोन में पड़ रहा है। बस हम लोग आ रहे हैं जगह पर, टारगेट पर आ रहे हैं, क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो ये रीजन लिखे हैं, जोन कौन क्षेत्र में पड़ता है। तो लाइमन सीरीज पड़ता है अल्ट्रा वायलेट जोन में, बाल्मर सीरीज पड़ता है विजिबल जोन में, पास्चन, ब्रैकेट और पफंड
ये जो लाइंस बनते हैं वो इंफ्रारेड जोन में बनता है। अब सवाल रह गया, बस हम सवाल को लिखेंगे नहीं, बस समझा देंगे, तो ये जरूर से जरूर ये क्वेश्चन को बना दोगे तुम लोग। क्या पूछता है कि भाई लाइमन सीरीज किस जोन में पड़ता है। उत्तर में तुम्हारा ऑप्शन रहेगा, जहां अल्ट्रा वायलेट होगा उसको हम लोग आंसर को लॉक कर देंगे, यानी टिक लगा देंगे। ठीक है, बाल्मर सीरीज में कहां पड़ता है बाल्मर सीरीज, तो विजिबल जोन में पड़ता है। बाल्मर सीरीज कहां पड़ रहा है, वो विजिबल जोन में। पाश्चन इंफ्रारेड में, ब्रैकेट इंफ्रारेड में, पफंड इंफ्रारेड में। उल्टा भी प्रश्न कर सकता है कि अल्ट्रा वायलेट जोन में जो लाइंस बनते हैं उसको क्या कहते हैं, द लाइंस विच, है ना, द लाइंस विच प्रोड्यूस्ड इन अल्ट्रा वायलेट जोन, क्या होगा, उस लाइंस का नाम होगा लाइमन सीरीज। विजिबल जोन में पड़ने वाले लाइंस बाल्मर सीरीज कहलाते हैं, और इंफ्रारेड में तुम्हारे पास्चन, ब्रैकेट, पफन। तो ये प्रश्न पूछता है, बस दिखाएं हम यहाँ पर, ये याद रख लेना, ये याद हो जाएगा बच्चों तुम लोग को कि लाइमन पड़ता है अल्ट्रा वायलेट में, बाल्मर पड़ता है विजिबल में, पास्चन, ब्रैकेट, पफंड पड़ता है इंफ्रारेड में। तो तुम्हारा एक ऑब्जेक्टिव इससे पकड़ा जाएगा। ये प्रश्न पूछता है, ये था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको एक 2-3 सेकेंड के लिए इसको आप लोग देखो, स्क्रीनशॉट भी ले लो। ठीक है ना, तो चलो तो चलो आगे हम लोग इसको मिटाते हैं। आगे बात करेंगे हम लोग प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। यह भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। बच्चों आपसे, आप लोग से एक रिक्वेस्ट यही है, यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लें, क्योंकि इसमें लगातार आपके पास हम लोग वीडियो भेजेंगे, क्लास 11th, क्लास 12th, है ना। अब बहुत ही उपयोगी, जो बच्चों के हित में होगा, बच्चों की पढ़ाई में मदद होगा। थोड़ा सा बोर्ड मिट नहीं रहा अच्छा से, कोई बात नहीं है, तो उसको हम लोग सुधार देंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है उसको सब्सक्राइब करो, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और कंसेप्ट को समझें। हम विशेष करके क्लास 11th 12th के बच्चों के लिए केमिस्ट्री का एक से एक टॉपिक को देख करके कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, ताकि अधिकांश लाभ हो। सब बताएंगे, ऑर्गेनिक रिएक्शंस बताएंगे, न्यूमेरिकल्स बताएंगे। बस अभी क्या है कि अभी एग्जाम चल रहा है, तो एग्जाम को लेकर के हम लोग ज्यादा चिंतित हैं, एग्जाम बच्चों का अच्छा जाए उसके लिए बस हम लोग फोकस कर रहे हैं, केवल क्वेश्चन कैसे सारा क्वेश्चन पकड़ा जाए, सारा क्वेश्चन बन जाए बच्चों से, बस यही एक लक्ष्य होगा। तो मैं आगे चलता हूं, क्या बोले, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। ये भी एक बहुत अच्छा है, मैक्स प्लांक ने इसको बताया था। प्लांक्स प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, है ना, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। बस इसमें बस चलेंगे हम लोग बॉस, क्या बच्चों, कि जब वो लाइट चलता है, लाइट जब वो कर सकते हैं कि लाइट जब वो रेडिएट करता है, तो उसमें एनर्जी होता है, फोटोन के रूप, फोटोन के रूप में एनर्जी होता है। तो उस का एनर्जी क्या होगा, जिसको कहते हैं रेडिएंट एनर्जी। तो क्या होगा एनर्जी, तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है hc/λ, ठीक है, या होता है h न्यू, hc/λ या h न्यू। यदि तुमको कहे कि नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालो, तो इसको लगा देंगे E बराबर NhC/λ या Nh न्यू।
जहां तुम्हारा कैपिटल एन जो है ये है नंबर ऑफ फोटॉन्स, फोटोन की संख्या निकालना। जब फोटोन की संख्या बोलेगा तो ये सूत्र को लेंगे हम लोग, और केवल एनर्जी बोलेगा तो हम लोग इसको लेंगे हम लोग। अब देखो क्या है इसमें, जरूर याद रखना, कभी कभी ऐसा है कि प्लांक्स क्वांटम का वैल्यू पूछता है, एच का वैल्यू। एच क्या है, एच क्या है मेरा ये, एच का हम लोग वैल्यू कितना होता है ना, प्लांक्स कांस्टेंट है ये 6.626 इंटू 10 टू दी पावर -34 जूल सेकेंड। याद रखना जूल सेकेंड, कभी कभी ऐसा बोलता है कि प्लांक्स कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, प्लांक्स कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, तो उस बच्चों लोग जवाब दे देता है कि इसका जूल पर सेकंड, लेकिन जूल पर सेकंड नहीं, जूल सेकंड होता है, ठीक है, एसआई में। तो ये वैल्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ देगा, क्यों नहीं पूछेगा, जब इलेक्ट्रॉन का मास पूछ सकता है एग्जाम में, कितना इलेक्ट्रॉन कितना प्रोटॉन ये पूछ सकता है जैक में, तो क्या ये वैल्यू को नहीं पूछेगा, पूछ सकता है कि प्लांक्स ये जो मेरा वैल्यू है एच, प्लांक्स कांस्टेंट, उसका क्या वैल्यू होगा, तो प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू है 6.626 इंटू 10 टू दी पावर -34 जूल सेकेंड, ठीक है। अब बात रह गई किसका, हम लोग देखेंगे थोड़ा न्यूमेरिकल कैसे पूछता है, जैसे अभी बहुत सारा आएगा क्वेश्चन में हम देंगे, ये देखो E बराबर एच सी बाय लेमड़ा, ई बराबर एच न्यू, लेमड़ा क्या है मेरा, ये मेरा वेवलेंथ क्या है, ये मेरा वेवलेंथ, ये क्या है, ये मेरा फ्रीक्वेंसी है, सी क्या है बाबू, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, कितना 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और h क्या है मेरा, प्लांक्स कांस्टेंट है। तो मान लो कि इसको SI में रखा है ना, अब वेवलेंथ को भी रखना है किसमें, इन मीटर, क्योंकि SI, और इसका वैल्यू भी SI में है, तो एनर्जी का वैल्यू किसमें आएगा, इन जूल में आएगा, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम बताते हैं इसी का, बहुत बढ़िया फॉर्मूला है, शायद कहीं मिल जाए, ई बराबर 12,400 बटे लेमड़ा, एक ये सूत्र क्या कहता है, 12,400 बटे लेमड़ा एक सूत्र है, लेकिन इसमें खास बात है कि ये सूत्र कब लोगे, जब तुम्हारे पास लेमड़ा का वैल्यू इन एंगस्ट्रम में दिया रहे, लेमड़ा का वैल्यू किस में दिया रहेगा, एंगस्ट्रम में, तब तुम्हारा एनर्जी किस में निकल के आएगा, जूल में नहीं आएगा, एनर्जी निकल के आएगा इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यदि एनर्जी दिया हुआ हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, लेमड़ा निकालने के लिए बोल रहा है, तो इस सूत्र को अप्लाई करोगे तो लेमड़ा का मान आएगा एंगस्ट्रम में, ध्यान रखो, एनर्जी यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करोगे तो लेमड़ा आएगा एंगस्ट्रम में, लेमड़ा दिया हुआ एंगस्ट्रम में, तो इस फॉर्मूला को यूज करोगे तो एनर्जी निकल के आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर इसको जूल चेंज कर लो, है ना, इस तरह से ये बहुत सुविधा हो जाता है। तो ये मेरा प्लांक्स क्वांटम थ्योरी है, न्यूमेरिकल कहीं मिलेगा इसका हम लोग बताएंगे, बस ये कंसेप्ट था। अब बात रही नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालना, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स निकाल सकते हो, n बराबर n निकाल दो, नंबर ऑफ फोटॉन्स हो गया, जैसे इस प्रकार से, यदि n निकालना नंबर ऑफ फोटॉन्स तो n बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू लेमड़ा, ई लेमड़ा डिवाइडेड बाय हो जाएगा तुम्हारा hc, तो यहां निकल जाएगा तुम्हारा क्या, नंबर ऑफ फोटॉन्स, या इसको लेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, E डिवाइडेड बाय h न्यू, ये आ गया तुम्हारा नंबर ऑफ फोटॉन्स। नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने के लिए सारा यूनिट को एक साथ रखना,
ई रखना किसमें, इन जूल, लैम्बडा रखना किसमें, मीटर, एच का तो खैर वैल्यू जानते ही हो, सी का मान रखना 3 इंटू 10⁸ मीटर सेकंड, सब एसआई में, एच का मान 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो ये मेरा एसआई, ये मेरा एसआई, ये मेरा एसआई सिस्टम, एनर्जी भी एसआई, तो निकल के जो आएगा एन, यही एन तुम्हारा कहलाएगा नंबर ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, तो आई थिंक तुम लोग समझ में आ रहा होगा। बस इसको बाबर हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को खत्म भी करना है, टेस्ट भी लिखना है, एग्जाम सर पे मंडरा रहा है। तो बस 5 सेकंड के इसको लिए आप देखें इसको, फिर आगे आते हैं। चलो तो आगे हम लोग मिटाते हैं इसको, हम लोग दो थ्योरी को और बताएंगे भी हम, डी ब्रोगली इक्वेशन और हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, फिर हम थोड़ा मॉडल क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सेट में जो क्वेश्चन है उसकी चर्चा हम करेंगे। ठीक है, कुछ ज्यादा तो क्वेश्चन उसमें हम लोग चलो भाई डी ब्रोगली इक्वेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछते रहता है डी ब्रोगली इक्वेशन क्या है। बस ये कुछ छोटा सा सूत्र है और इतना इंपॉर्टेंट है कि बीएससी वगैरह में भी इसको पूछता है, व्हाट इज डी ब्रोगली इक्वेशन, डेफिनेशन नहीं फॉर्मूला, डी ब्रोगली इक्वेशन। चलो बच्चों इसको याद रखना, डी ब्रोगली, डी ब्रोगली इक्वेशन, डी ब्रोगली इक्वेशन क्या होता है, लेमड़ा इक्वल टू एच बाई मास इंटू वेलोसिटी, या होता है एच इक्वल टू पी। अब कौन क्या है ये तो पता, वेवलेंथ है, मास ऑफ द मैटर, बी वेलोसिटी मास ऑफ द पार्टिकल, ये वेलोसिटी प्लांक्स कांस्टेंट, पी मोमेंटम, ये क्या हो गया एम, एम हो गया मास ऑफ द पार्टिकल, भी क्या हो गया वेलोसिटी ऑफ द मूविंग पार्टिकल। ठीक है, एच क्या हो गया, एच तो भाई एच का मान पता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अब जब कोई एच मेरा एस आई में, तो मास को भी रखना पड़ेगा एस आई में, मास ऑफ द पार्टिकल को रखना होगा किसमें, एस आई में, मतलब किलोग्राम, और वेलोसिटी को रखना पड़ेगा इन मीटर पर सेकेंड में, तब जाकर के तुम्हारा जो लैम्बडा आएगा वो आएगा किसमें, तुम्हारा मीटर में आएगा। ठीक है, एच प्लांक्स कांस्टेंट, और ये क्या है, ये है तुम्हारा मोमेंटम, मोमेंटम संवेग, जो फिजिक्स में पढ़ते होंगे आप लोग, संवेग, P बराबर मास इंटू वेलोसिटी। हाँ ना देखो भाई तो ये आ गया। अब क्वेश्चन पूछ देगा कि डी ब्रोगली इक्वेशन क्या है, बस इस फॉर्मूला को रट जाओ इसको, कि डी ब्रोगली क्या है, बोलेंगे लैम्बडा इक्वल टू एच बाई एम बी या लैम्बडा इक्वल टू एच बाई पी, यही है डी ब्रोगली इक्वेशन। इस पर प्रश्न आएगा तो बताएंगे। आगे आता है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग एच ई एस ई एन बी आर जी, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये कभी कभी क्या कहता है, लैंग्वेज में क्वेश्चन रहता है, कभी कभी इसका एक्सप्रेशन डाल देगा, बोला क्या है ये, है ना, तो क्या होता है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई, या और क्या डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा भी
ग्रेटर देन इक्वल टू h बाय 4 पाई m। डेल्टा P को तोड़ दिया, डेल्टा V इंटू m, m यहाँ ले आया। तो इसको भी हम कहेंगे हाइजेनबर्ग, ये भी हाइजेनबर्ग। तो कभी कभी इस प्रकार से प्रश्न कर, जहां अनसर्टेनिटी का बात आया, अनिश्चितता, तो ये मेरा हो गया हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये क्या है, डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स मेरा अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। और डेल्टा पी क्या है, चलो भाई डेल्टा पी क्या है, डेल्टा पी मेरा है अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ठीक है। डेल्टा भी क्या है, अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, ठीक है। बाकी तो एच प्लांक्स कांस्टेंट पी पाई 22/7 होता है, और एम हो गया मास, मास ऑफ द पार्टिकल, मास ऑफ द पार्टिकल। तो ये तुम्हारा कभी कभी ये बस फॉर्मूला पूछता है, किसका फॉर्मूला है, हाइजेनबर्ग का है, या नीचे कहेगा कि हाइजेनबर्ग द एक्सप्रेशन ऑफ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यही सब रहेगा। टिक लगा देंगे, तो अच्छा से टिक लगाना, देख करके लगाना, हड़बड़ी में काम नहीं करना बच्चों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बड़ा प्रिकॉशन में रख करके अच्छा से सोच करके जवाब देना पड़ता है। नहीं तो होता क्या है, हम क्वेश्चन सही बना रहे हैं, माइंड में बढ़िया चल रहा है, लेकिन क्या है जब उसको हम लोग रंग रहे हैं तो बी के जगह पर सी रंगा गया, गलत करके आ गया, मार्क्स तुमको नहीं मिलेगा। इसे पूरी सावधानी के साथ, ठीक है, क्योंकि सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी, ठीक है। चलो, तो डी ब्रॉगली इक्वेशन, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये सब हो गया। तो हम लोग कितना बात किए, आइसोटॉप और आइसोटोन, आइसोटॉप, ये सब बात हुई वहां, है ना। नोडल सरफेस, नोडल प्लैनेट, इसका मेरा वीडियो भी लाइव वीडियो है, थोड़ा सा उसमें कुछ कभी आवाज नहीं आया, कभी आया, थोड़ा गड़बड़ हुआ, लेकिन अच्छा। फिर हम लोगों ने पढ़ा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, फिर पढ़ा डी ब्रॉगली इक्वेशन, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, ये सबसे प्रश्न हम आता है, ठीक है। तो अब मैं ये थ्योरी पता है, अब हम सीधा सीधा क्वेश्चन पर जाएंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसका हम लोग आंसर करेंगे, ठीक है। तो बस 5 सेकंड के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट लें, समझें, फिर आगे मिटाएंगे। चलो, क्वेश्चन तो लिखना पॉसिबल नहीं है बच्चों, तो क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन लिखना पॉसिबल नहीं, क्वेश्चन लिख लिख के बताएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो बस ध्यान से इसको केवल सुनेंगे आप लोग, है ना, आगे पीछे करके थोड़ा धीरे धीरे आराम से सुनना है, क्वेश्चन इसमें बता रहे हैं, ठीक है। तो और सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। एक मॉडल सेट आया था बहुत पहले, 2-3 साल पहले, झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने एक मॉडल सेट निकाला था, बस यही मॉडल सेट मेरे हाथ में है, इसी का क्वेश्चन हम लेंगे। 3 मॉडल सेट इसमें है, और तीनों मॉडल सेट में 7, 6, 13, 3, 20, लगभग 20 क्वेश्चन इसमें हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का, और आप लोग इस क्विज को जान जाएंगे, मुझे विश्वास है, अच्छा से इसको बना सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एटम्स विथ सेम मास नंबर। तो कोई सब क्वेश्चन को लिखेंगे नहीं, जहां जरूरत होगा उस क्वेश्चन को लिख देंगे। कहता है एटम्स विथ सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड। फिर सुनेंगे, एटम्स विथ सेम मास नंबर, तो कहता है सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स आर कॉल्ड, क्या होगा,
आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसोकोर्स, नन ऑफ दीज। कहते हैं सेम मास नंबर, तो सेम मास नंबर का क्या होता है? आइसोबार। तो आइसोबार को हम लोग टिक लगा देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्पेसिफाइड। कहता मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसको स्पेसिफाई करता है? साइज ऑफ ऑर्बिटल्स, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, या न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। तो क्या जवाब देंगे? क्या बताएंगे? मैग्नेटिक जहां रहा वहां ओरिएंटेशन देखना, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इसका ऑप्शन हो जाएगा। यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसको स्पेसिफाई करता है? ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेम ऑर्बिटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय। द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेम ऑर्बिटल, यानी एक ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो है उस अंतर कैसे होता है? देखो एक ही बॉक्स में दो इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है, तो ऐसा बतलाने वाला कौन है? स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, कहता है कि सेम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन माने सेम घर में इलेक्ट्रॉन हो, तो ये इसको बताने वाला कौन है? स्पिन क्वांटम नंबर। चूंकि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक क्लॉकवाइज होता है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन होगा स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो ये प्रश्न हुआ। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा देखो न्यूमेरिकल आ गया, जिसकी बात हम लोग कर रहे थे, न्यूमेरिकल। ठीक है, क्या है देखो न्यूमेरिकल का क्वेश्चन हम लिख देते हैं भाई। क्वेश्चन है ए बॉडी ऑफ मास 10 milligram is moving with a velocity of 100 meter per second. Full stop. The wave length of de Broglie wave associated with it। ऑप्शन दिया हुआ है ए में 6.63 इंटू 10 टू दी पावर -37 मीटर, बी में दिया हुआ है 6.63 इंटू 10 टू दी पावर -34 मीटर, सी में दिया हुआ 6.63 इंटू 10 टू दी पावर -31 मीटर, डी में दिया हुआ है 6.63 इंटू 10 टू दी पावर -35 मीटर, ये दिया हुआ है। ठीक है, चलो यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन करके दिखाते हैं। क्वेश्चन में तो देख लिया होगा भाई, डी ब्रॉगली लिखा हुआ है, मतलब डी ब्रॉगली का सूत्र लगेगा। क्या दिया हुआ? एक वस्तु है जिसका मास 10 मिलीग्राम है, ये मास दिया हुआ है 10 मिलीग्राम, लेकिन मिलीग्राम में इसको चेंज करना होगा किलोग्राम में, यही एगो टेंशन है हम लोग का। वेलोसिटी क्या है? 100 मीटर पर सेकेंड है, ये ठीक एसआई में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है तो वेवलेंथ ऑफ द ब्रॉगली वेव, यानी उसका वेवलेंथ क्या होगा, यानी लैम्बडा इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ चलेंगे हम लोग फ्रॉम डी ब्रॉगली इक्वेशन। क्या होता है? लैम्बडा इक्वल टू h बाई m इंटू v। लेकिन बच्चों इस सूत्र को लिखने के पहले मास को चेंज करना होगा। तो मास है बाबू 100 मिलीग्राम,
अब इसको किलोग्राम में चेंज करने के लिए डायमेंशनल एनालिसिस का मेथड देखो। पहले मिली को हटाओ, 1 मिली ऊपर रखो 10 टू दी पावर -3, तो मिली मिली कट गया बाबू, ग्राम आया, तो इस ग्राम को किलोग्राम बदलना है ना, तो ग्राम रहने दो, किलो लाना है हमको, तो यहाँ कर दो 1 किलो मैंने 1 के नीचे कर दो मेरा 1000, क्या हो गया, तो ये 0 से 0 कट गया, 10 टू दी पावर 100 मतलब 10 टू दी पावर 2 ऊपर चला गया, 10 टू दी पावर -5 आया, ग्राम और किलो मल्टीप्लाई हुआ तो किलोग्राम आ गया। अब सब कुछ आ गया। अब क्या करो, h का मान प्लांक्स कांस्टेंट का मान होता है 6.626 इंटू 10 टू दी पावर -34, तो वो प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू 6.63 भी चलता है, 6.625 भी कहीं कहीं लिखता है। तो आ गया मास भर दो, मास कितना 10 टू दी पावर -5, वेलोसिटी दिया हुआ है 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, इस 10 टू दी पावर -5 ऊपर ले जाओ, 6.626 इंटू 10 टू दी पावर -34 ऊपर चला गया, 10 टू दी पावर हो गया 5 माइनस है तो, और ये तुम्हारा ऊपर चला गया तो 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा -2, 6.626 इंटू, अब इसको ऐड करो, -34 -2 -36 उन्हें 10 टू दी पावर 5, अब इसको हल कर दो, 6.626 इंटू 10 टू दी पावर कितना आ गया -31, क्योंकि लैम्बडा निकाल रहे हैं हम लोग, एसआई में निकल रहा है मीटर, तो ये मेरा हो गया आंसर। आप बोले सर आंसर तो नहीं है, अरे भैया आ गया, 6.626 को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको 6.63 राउंड ऑफ में बोलेंगे, इंटू 10 टू दी पावर -3 मीटर, दिस इज आंसर। कहाँ है देख लो, 6.6 -37 है, -34 है, -35 है, -31 है, क्वेश्चन मेरा हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल थोड़ा रफ करोगे तो बन जाएगा ऐसा, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट को देखो, 5 सेकंड इसको देखो फिर मिटाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक पढ़ते हैं, इसको मिटाते मिटाते। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम, कहता है एटॉमिक नंबर को डिटरमाइन कौन करता है, नीचे दिया हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सी में है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, और डी में है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो बताओ कि हम लोग एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं, प्रोटॉन को कहते हैं, किसको बोलते हैं, प्रोटॉन को ही हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं, मतलब न्यूक्लियर चार्ज को। तो न्यूक्लियर चार्ज में कौन होता है, प्रोटॉन होता है, तो एटॉमिक नंबर को डिसाइड करने वाला कौन है, एटॉमिक नंबर को डिसाइड करने वाला प्रोटॉन है। फिर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम, व्हिच ऑफ द, लिखना पॉसिबल नहीं है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर को डिटरमाइन कौन करता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो क्या बोलेंगे, ओनली प्रोटॉन को टिक लगा देंगे। अब एक क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन, क्वेश्चन है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन एन 2+ दे दिया, कोई बात नहीं, 2+ अनपेयर्ड है, तो कैसे निकालेंगे अनपेयर्ड, ऑप्शन इसका है ए में 3,
बी में 1 और सी में 2 और डी में 0। कोई बात नहीं, हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे किसका, N2+ का, नाइट्रोजन के ऊपर 2+। एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो प्लस में ऐसा नहीं करना कि 7 में 2 घटा करके हमको चलना है, नहीं, पहले हम 7 को लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 होता है, लेकिन 2p3। अब 2 प्लस करना है, 2 इलेक्ट्रॉन को हटाना है, तो इलेक्ट्रॉन कहां से हटता है, आउटर मोस्ट से हटता है। तो आउटर मोस्ट इसमें कौन है, ये वाला आउटर मोस्ट है, तो इससे 2 को हटा दो बाबू, तो क्या गया 1s2 2s2 और 2p1। अब हमको अनपेयर जानना है, तो p का बॉक्स होता है 3, 1 2 3, और वुंड्स लॉ अप्लाई करो, यहाँ हो गया 1 इलेक्ट्रॉन, यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होगा, और ऑप्शन मेरा बी लग जाएगा टिक। ठीक है, देखते हैं कुछ और भारी क्वेश्चन है तो हम बताते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं क्वेश्चन मॉडल सेट में। चलो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो जवाब दे ही देगा, क्वांटम नंबर तो हो ही जाएगा भाई तुम लोग से, है ना। एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोवेस्ट एनर्जी सबसेल, लोवेस्ट एनर्जी सबसेल, इसकी बात करते हैं। एक क्वेश्चन, इसको देखो जरा सा, लिख देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोवेस्ट एनर्जी सबसेल। क्वेश्चन ए में ऑप्शन है 3D, बी में ऑप्शन है 4s, सी में ऑप्शन है 4p और डी में ऑप्शन है 5s। तो वो सबसे कम एनर्जी किसका है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, शुरू से लिख चलो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1, यहां पे लिख दिया, 5+2 कर दो। अब इसी के अंदर पता चल जाएगा तुम, ये क्या है बात जानते हो, ये है तुम्हारा एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में सजाया गया, इसको एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में ऐसे 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 ऐसे। ज्यादा एनर्जी किसका है, 5s का, उससे कम 4p का, उससे कम 3d का, उससे कम 4s का। अब बताओ, यही तो है 3d 4s 4p 5s, ये 1 2 3 4। अब बताओ सबसे पीछे कौन है, 4s, तो 4s का एनर्जी सबसे लोवेस्ट होगा। तो बच्चों, आज हम जितना हो सका उतना बताएं। कल स्टडी सर्कल ऑफ केमिस्ट्री हजारीबाग में कल टेस्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, और कल टेस्ट 12 बजे से होगी, और जो स्टडी सर्कल ऑफ केमिस्ट्री के छात्र हैं उनको तो क्वेश्चन मिलेगा, सब कुछ टेस्ट भी देगा। जो बच्चे स्टडी सर्कल ऑफ केमिस्ट्री हजारीबाग के विद्यार्थी नहीं है, धैर्य रखिए आप लोग, बस हमने कल जब टेस्ट खत्म हो जाए तो उस क्वेश्चन को हम टेलीग्राम के चैनल पर डाल देंगे, वहां से क्वेश्चन को अपना PDF ले लेंगे, और कल हम इसका फिर क्या करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो कल हम टेस्ट में देंगे उस सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ताकि फिर से एक बार पूरा रिमाइंड हो जाए एटॉमिक स्ट्रक्चर को, ताकि कहीं से कोई कसर नहीं छोड़ना है, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से बच्चों जैक बोर्ड में तुम्हारा 6 से 7 क्वेश्चन आने वाला है, तो क्यों ना हम उसको तैयारी अच्छा से करें, 6-7 नंबर आ जाएगा तो एक बल मिलेगा, कॉन्फिडेंस होगा, आत्मविश्वास होगा। तो आज मैं इस क्लास को यहाँ रोकते हैं, और आप लोग तैयारी अच्छा कीजिए, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग बढ़िया करेंगे, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है। 26 27 28 29 फरवरी
एग्जामिनेशन है 11th का, आप लोग अच्छा से तैयारी करें, ठीक है। तो धन्यवाद, थैंक यू।